डॉक्टर राकेश, कि ये हमारे और आपके घर का भी है, हमारे आपके घर के बच्चे भी उसी उससे निकले हैं। ये 3 भाषा का जो फॉर्मूला है वो कितना प्रैक्टिकल है, नंबर 1। नंबर 2, उत्तर प्रदेश में आप अगर भोपाल रहते हैं, आप ग्वालियर रहते हैं, आप कहीं भी रहते हैं, अगर तीसरी भाषा वहां कोई साउथ इंडिया, कोई दक्षिण का बच्चा आए और वहां रहने लगे और तीसरी भाषा अगर वो कहे कि मैं मलयाली पढ़ूंगा, तो क्या आपके विद्यालय इक्विप्ड है वहां मलयाली पढ़ाने के लिए? तो ये सब बेवकूफी की बातें, जब बिना सिर पैर की बातें। और अगर हिम्मत है, कहते हमारे भी वो सब लोग थे, मुझे तो आज तक वो हिम्मती आदमी आज तक कोई नहीं मिला, गांधी को छोड़ के मुझे कोई दूसरा आदमी इस हिम्मत वाला नहीं मिला जो अपने बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर दे। द ओनली एक्सेप्शन मेरी जान पहचान में गांधी हैं, नहीं तो हम सब लोग जितने लोग अपने बच्चे पे एक्सपेरिमेंट नहीं होता है। हिंदी भाषी हम लोग हिंदी के बाद वो, लेकिन बच्चे को अंग्रेजी जरा सिखा दो, क्योंकि बिना अंग्रेजी की नौकरी नहीं मिलेगी। ये एक मुख्य बात है। तो डॉक्टर राकेश, ये जो चलाया गया है कि नहीं हिंदी और हिंदी तो सीखने ही होगे, कैसे नहीं सीखेंगे, ये महज वोट है, महज दक्षिण उत्तर को बांटने की दिक्कत है। क्योंकि ऐसा पेंट किया जा रहा है जैसे तमिलनाडु इज एंटी हिंदी, जो उनके लोग बार बार कह रहे हैं हम लोग एंटी हिंदी नहीं है, हम लोग हिंदी थोपने के अगेंस्ट है। तो इस पे क्या होना चाहिए, इस पे डॉक्टर राकेश आपका एक वक्तव्य। और जिस तरह से हम सब हिंदी भाषी हैं, हमें गर्व है अपनी भाषा पे, लेकिन जिस तरह से लागू हो रहा है वो शायद ठीक नहीं है। डॉक्टर राकेश। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। संयोग से मुझे हिंदी के सिवा कोई भाषा नहीं आती, मैं अंग्रेजी भी नहीं जानता हूँ। थोड़ा बहुत आप लोगों से सुनता हूँ तो उतना समझ लेता हूँ मोटे तौर पर। लेकिन जो वर्तमान विवाद है उसको थोड़ा सा अतीत में जाकर देखने की जरूरत है। आप सब विद्वान है, जानते ही होंगे, हमारे दर्शक भी बहुत सारे जानते हैं, लेकिन फिर भी दोहराने से चीजें दोबारा ताजा हो जाती। ये विवाद एकदम ताजा नहीं है सर। 1937 में मद्रास सरकार थी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और उन्होंने उस वक्त वहां हिंदी को अनिवार्य कर दिया। तो वहां जस्टिस पार्टी, पेरियार, इन सब लोगों ने उसका बहुत विरोध किया। 1940 में फिर उसे स्थगित करना पड़ा। लेकिन हिंदी का जो शुरुआती विरोध है उसे 1937 में सी राजगोपालाचारी के उस फैसले से देखना चाहिए। आपने संयोग से गांधी जी का उल्लेख किया है, तो हम गांधी जी तक आते हैं। मध्य प्रदेश में गांधी जी अपने पूरे जीवन काल में कुल 10 बार आए थे, जिसमें इंदौर में उनकी यात्राएं 2 या 3 बार हुई। यह भी संयोग है कि इंदौर में 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन में गांधी जी आए। उसके बाद 1935 में आए इंदौर में, वो भी हिंदी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन था। यही वो अधिवेशन था जहां गांधी जी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का आह्वान किया और दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार के लिए 5 लोगों को हिंदी का दूत बनाया, राजदूत बनाया। आपने कहा कि अपने बेटों पर प्रयोग कर सकते थे, तो इन 5 दूतों में गांधी जी के एक सुपुत्र देवदत्त गांधी, और ये लोग इंदौर से सीधे दक्षिण भारत रवाना किए गए। ये हिंदी को लेकर राष्ट्रपिता गांधी जी की मान्यता थी, उनकी इच्छा थी कि हिंदी का प्रचार देश भर में हो, सब जगह हो। उसके बाद ये त्रिभाषा फार्मूला आया, 1968 में आया। तब भी इसका विरोध हुआ, अन्नादुराई ने इसका विरोध किया, और लगातार दक्षिण भारत इस तरह हिंदी थोपने का विरोध कर रहा है। अब तमिलनाडु के साथ क्या कर रही है भारत सरकार? सर्व शिक्षा अभियान का 573 करोड़ का एक बजट है, फंड है, जिसे सरकार इस बहाने से रोक रही है तमिलनाडु को देने से कि आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पालन में, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020, उसके पालन में हिंदी को पढ़ाया जाना अनिवार्य नहीं किया वहां, इसलिए आपका ये 573 करोड़ रुपए का फंड रोका जाता है। तो एक तो ये हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है, हमारा संघीय ढांचा है, उसमें केंद्र सरकार का इस तरह का रवैया, किसी राज्य के साथ भेदभाव करना, ये राजशाही नहीं है। इस सम्राट को, चक्रवर्ती सम्राट को कोई चीज ठीक नहीं लगी तो उसने सूबेदार या मनसबदार की इमदाद रोक दी। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, हमारे संघीय ढांचे में राज्यों के अपने अधिकार हैं, केंद्र के अपने अधिकार हैं।
सब चीजें संविधान में स्पष्ट रूप से निहित हैं। तो तमिलनाडु के साथ इस वक्त जो सरकार व्यवहार कर रही है वो ठीक नहीं। और पराकाष्ठा ये है कि देश की संसद में खड़े होकर केंद्रीय मंत्री तमिलनाडु के लोगों को गंवार बताता है। क्या क्या शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया उन्हें दोहराना भी बहुत खेदजनक है। हमारे अपने देश के एक भूभाग के निवासियों को कुसंस्कृत असंस्कृत कहना, उन्हें गंवार कहना, इससे ज्यादा भेदभावपूर्ण और कोई बात हो नहीं सकती। इसमें चिंता की बात यह भी है कि हमारे जो सीमावर्ती राज्य हैं, जितने भी इस वक्त हमारे सीमावर्ती राज्य हैं, वे सब अलग अलग कारणों से केंद्र सरकार की दो भांति का भेदभाव का शिकार है। खासतौर से जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें नहीं है, उन्हें किस नजर से पार्टी और सरकार देखती है ये भी स्पष्ट है। पंजाब उनकी नजर में खालिस्तानियों का प्रदेश है। मणिपुर में भले उनकी सरकार थी, लेकिन मणिपुर के साथ क्या सलूक किया केंद्र सरकार ने, ये स्पष्ट है। और तमिलनाडु तो बहुत संवेदनशील विषय है। तमिलनाडु में हमेशा से इस तरह की भावनाएं रही हैं और बहुत पास में श्रीलंका के कारण हमने देखा है, वहां जो तमिल ईलम का आंदोलन था उसने क्या क्या नहीं भुगता। हमारे अपने प्रधानमंत्री का बलिदान उसके चलते हुआ, वे शहीद हुए। तो क्या होना चाहिए ये तय करते समय इन राज्यों की मंशा, वहां के लोगों की इच्छा, उसका भी केंद्र सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा। अब किसी भी राज्य पर कोई भी नीति थोपी नहीं जा सकती। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम जो उत्तर भारतीय, हम अपने आप को परम पवित्र सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। हम तमिल संस्कृति को गाली दे रहा है केंद्रीय मंत्री संसद में, जो इस देश की सबसे प्राचीन सभ्यता और संस्कृति है। और अगर सनातन की बात की जाए तो दक्षिण भारत आज भी उत्तर भारत के तमाम पाखंडों से अलग वास्तव में सनातन की तमाम अच्छी परंपराओं का पालन करता है। तो मुझे लग रहा है कि इस तरह से भाषा के मुद्दे पर अलगाववादी सोच को लाना देश के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। जी आनंद। मैं डॉक्टर राकेश आपके पास आऊंगा। देखिए, वो स्टालिन साहब केवल तमिल की बात नहीं है, वो किसी भी भाषा के लिए आज वो अगर बात तमिल के लिए, मतलब उसको हमारे एक दर्शक कह रहे हैं कि तमिल नहीं, कायदे से उसका नाम तामिज वो कह रहे हैं, तामिज कि तामिज ही बोलते हैं उसको शायद लोकल, मुझे वो कह रहे हैं कि नहीं तामिज बोलिए। मैं डॉक्टर राकेश, लेकिन एक चीज मैं बताऊं, मुझे ऐसा लगता है जो मेरी भाषा देश के स्तर पे क्या, कि जो जिस राज्य में हो रहा रहता है उसमें जो भी उसका बच्चा स्कूल जाता है, उस राज्य की भाषा उसकी पहली भाषा होनी चाहिए। अंग्रेजी भी नहीं होनी चाहिए, वो पहली भाषा तो उस राज्य की होनी चाहिए। मेरी 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 बेटी महाराष्ट्र में रहती है, उसकी लड़की को मराठी पहले सीखनी चाहिए भाई, उसके बाद वो हिंदी या अंग्रेजी, या क्योंकि पेट की भाषा तो भाई अंग्रेजी है। आप अंग्रेजी नहीं सीखेंगे आपको नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी मिलेगी तो अंग्रेजी वालों को बेहतर मिलती है। वकील साहब जो अंग्रेजी आती है उनकी फीस ज्यादा होती है, हिंदी वाले वकील साहब उनकी फीस कम हो जाती है। वो मतलब हिंदी में पर्चा लिखते हुए तो मैंने डॉक्टर को देखा नहीं, सारे जो डॉक्टर वो अंग्रेजी में पर्चा लिखते हैं। मैं बात ही कह रहा हूं कि प्रैक्टिकलिटी है, लेकिन पहली भाषा डॉक्टर साहब मेरे हिसाब से जिस स्टेट में आप रहे उसकी होनी चाहिए। उसके बाद दो भाषा का बात करिए, तीन भाषा। मैं एक चीज और बता दूं, कुछ लोगों ने हिंदी को प्रैक्टिस किया, और हमारा ममता बनर्जी बांग्ला में भाषण देती हैं लेकिन शेर मारती हैं वो हिंदी में। वो कहते हैं हम शेर मारे गए, तो वो एक शेर मारती हैं और हम सबको वो शेर समझ में आता है। चन्नी ने अपनी पूरी, जब उन्होंने, मुझे ठीक से याद है, चन्नी ने जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी पंजाबी में की थी, लेकिन समझ में आ रही थी। तो वहां अगर कोई अपने को अपनी भाषा में ज्यादा अच्छे ढंग से अपने को बता सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है, तो ये मैं एक आपसे इसी पे लास्ट पे सबसे बात कर लेना कि पहली भाषा भी अंग्रेजी क्यों हो और हिंदी क्यों हो, जिस स्टेट में रहते हो उस स्टेट की भाषा हो। मेरे हिसाब से डॉक्टर राकेश, इस पे एक आपका छोटा कमेंट। देखिए, प्रोफेसर संदीप बहुत विस्तार से बता चुके हैं सर, और हम भी इस बात से सहमत हैं कि हमारा देश चूंकि इतनी विविधताओं से बसा हुआ है, इतनी क्षेत्रीयता है, क्षेत्रीय पहचान है, और उसमें भाषा एक बहुत बड़ा आधार है। तो प्राथमिकता अगर क्षेत्रीय भाषा को, उस राज्य के बहुसंख्यक लोगों की भाषा को दी जाए तो इसमें किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। अंग्रेजी की अपरिहार्यता हम सब स्वीकार करते हैं, मुझे नहीं आती है तो उसकी परेशानी में झेलता हूं, लेकिन उसके बिना अब काम नहीं चलता है, इसलिए वो उतना भी ठीक है।
लेकिन किसी राज्य विशेष में तीसरी भाषा के रूप में अगर आप हिंदी को थोपने की कोशिश करेंगे तो वो अलगाव को बढ़ाने का काम करेगा। लेकिन आज हमने पूरी बातचीत में 1 घंटे में राय साहब ने या सैनी साहब ने या संदीप ने, हमने उर्दू का जिक्र नहीं किया। आप तो जहां बैठे हैं, आपके महापुरुष योगी जी उर्दू को कठमुल्ला बनाने वाली भाषा बता रहे हैं। यद्यपि वे अपने जीवन में, अपने दैनिक जीवन में 2 मिनट से ज्यादा बिना उर्दू शब्दों का इस्तेमाल किए बोल नहीं सकते। उनकी जिंदगी का काम नहीं चल सकता 2 मिनट भी, कुल 5 वाक्य बिना उर्दू के शब्दों के नहीं बोल सकते। तो एक तरफ एक भाषा जो कि हिंदुस्तान की भाषा है, उर्दू कहीं बाहर से नहीं आई है, उर्दू मुसलमानों की भाषा नहीं है, उर्दू फारस से नहीं आई है, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ को कौन बताए। तो दरअसल में ये जो विचार परिवार है जो इस वक्त देश पर हावी है, केंद्र से लेकर बड़े बड़े राज्यों में, मूलतः उसके दिमाग में सांप्रदायिकता बहुत ज्यादा बलवती है। वो हर विषय को, हर, चाहे वो भाषा का विषय हो, चाहे क्षेत्र का विषय हो, या बाकी का कोई भी मसला हो, त्योहार आ रहे हैं, हम देख रहे हैं क्या हो रहा है इस वक्त रमजान और होली को लेकर, तो इसके मूल में भी वो नफरत की राजनीति ही है। और अंतिम बात इसमें जोड़ दें, जो संसदीय क्षेत्रों का पुनर्गठन होने वाला है भविष्य में, उसकी मार भी दक्षिण भारत सबसे ज्यादा झेलने वाला है। क्योंकि ये जो गोबर पट्टी, जैसे गौ पट्टी कहा जाता है, हम लोग भी उसी में रहते हैं, वहां की सीटों की संख्या बढ़ाकर दक्षिण भारत की सीटों की संख्या को कम करके सत्ता में बैठे लोग अपने भविष्य के राजनीतिक रास्ते को निर्द्वंद करना चाहते हैं। तमिलनाडु के लोगों की चिंता वो भी है। जी जी।